अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल इंडिकेटर्स को स्टडी कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक होगा वो है मूविंग एवरेजेस। ठीक है। अच्छा, मूविंग एवरेजेस बेसिकली क्या होते हैं? जैसे कि नाम में एवरेज आ रहा है, तो ये एक एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर रहे होते हैं आपके चार्ट के ऊपर। ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएं और यहाँ पे टाइप करें मूविंग, तो अभी आप देखेंगे कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मूविंग एवरेजेस की टाइप्स आ गई हैं। एडेप्टेटिव, डबल, हैमिंग, ये गपी मल्टीपल मूविंग एवरेज, हल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, चैनल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड। तो मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हैं हमारे पास। आप सारों को स्टडी कर सकते हैं, सारों को यूज़ कर सकते हैं, मगर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आखिर सवाल ये पैदा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम क्यों कर रहा होता है। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात यह है कि अगर आप कभी भी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और रेड लाइट ऑन ऑन हो जाती है, तो आप ब्रेक लगा देते हैं। तो क्या ये कमाल उस रेड लाइट का था या आपका था? मतलब गाड़ी क्यों रुकी? क्या उस रेड लाइट ने आपकी गाड़ी को रोका या आपने खुद ब्रेक लगाया? तो एक्चुअली स्पीकिंग तो आपने ब्रेक लगाया ना, क्योंकि आपने देखा कि यार ये तो रेड लाइट है, रेड लाइट के ऊपर तो मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर ना कोई भी ऐसा होली ग्रेल सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करने से आप रातों रात करोड़ों रुपए कमा सके। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी इंडिकेटर होता तो बनाने वाला आपके साथ शेयर ही ना करे, वो खुद ही यूज़ करे, पैसे कमाए। जैसे आजकल आपको हर दूसरी जगह में कोई ना कोई गुरु नज़र आ रहा होता है जो आपसे कहता है कि अच्छा जी मुझे पैसे दो, ठीक है, ढेर सारे पैसे दे दो, तो मैं जो है ना आपको बाय सेल कॉल्स दूंगा। अब अगर वो इतना ही अच्छा है तो वो खुद क्यों नहीं कर लेता? तो वही वाली बात मूविंग एवरेजेस के अंदर भी आ जाती है कि अगर ये किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर आ जाती है कि अगर ये टेक्निकल इंडिकेटर्स इतने ही अच्छे हैं तो बनाने वाला खुद ही क्यों नहीं यूज़ कर रहा, वो आपको क्यों बेच रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर ये होती है कि आपने वो टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करने होते हैं कि जो जनरली लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब लोग ये सारी टाइप्स के मूविंग एवरेजेस को यूज़ नहीं करते। जनरली ये वाला जो मूविंग एवरेज होता है, या ये इसको सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, या ये यूज़ होता है, या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज़ होता है। ये दोनों बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो अगर सिंपल मूविंग एवरेज होगा तो वो क्या करेगा कि वो ओवरऑल सारी सारी जो प्राइसेस हैं उनको एक ही जितनी वेटेज देता है। जबकि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उसका फार्मूला इस तरह से डिवाइस किया गया है कि वो रीसेंट डेज को, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी मूविंग एवरेज EMA 50, ठीक है, अब EMA 50 के अंदर क्या होगा कि वो जो लास्ट जो बिल्कुल रीसेंट 15 डेज हैं शायद उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे एज़ कम्पेयर टू जो पिछले 35 डेज थे। मतलब इसका ये है कि EMA करंट प्राइस के ज़्यादा करीब होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मूविंग एवरेज ये ले लेते हैं और एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों में सेम वैल्यू डालूं तो होगा ये कि जो मूविंग एवरेज हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज होगा वो रिलेटिवली लैग करेगा एज कंपेयर टू EMA। फॉर एग्जांपल, अब ये जैसे हमने किया है, अब ये जो लाइट ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहा है ये सिंपल मूविंग एवरेज 100 है, यानी कि 100 डेज़ का एवरेज वो आपको बता रहा है। और ये EMA 100 है, ये भी 100 डेज़ का है। बट अगर आप गौर करें तो जो मूविंग एवरेज है, ये अगर हम जितना इसको करते जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि इनमें काफ़ी गैप होता है, ये प्राइसेस के ज़्यादा करीब होते हैं। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी शार्प फॉल लिया तो EMA ने उसको ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर जब ये मार्केट राइज कर रही थी तो ये जो EMA है ये ज़्यादा करीब है प्राइस की निस्बत एज़ कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है।
तो सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है और उसके नतीजे में स्मूथ भी होता है। बट इम्पॉर्टेंट बात वही वाली आ जाती है कि जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें। जनरली आजकल के ज़माने में ईएमएस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम पहले ही मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मूविंग एवरेजेस बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होगा वो कभी भी साइडवेज मार्केट में काम सही नहीं करेगा। वो जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो उसके अंदर वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। साइडवेज में या रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करेगा। अच्छा, इसमें जो पुराना एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो होता था गोल्डन क्रॉस का और डेथ क्रॉस का। ठीक है, वो आजकल के ज़माने में एज सच काम नहीं कर रहा होता। असल में पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट ये था, बल्कि अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि ईएमएस के अंदर लोग मल्टीपल ईएमएस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी, मूविंग एवरेजेस में कोई मतलब मूविंग एवरेज 10, 20, 30, 50, 100, 200 ये जनरली यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं तो उसमें 50 और 200 को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्लासिकली स्पीकिंग। ठीक है, और तो कहा यह जाता था कि अगर कभी भी 50 और 200 का क्रॉसओवर हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर ईएमए जो मूविंग एवरेज 50 है वो नीचे से आके क्रॉस करता है 200 को, तो वो एक गोल्डन क्रॉस माना जाएगा। यानी ये यहाँ पे अगर मैं देखें, मैंने मूविंग एवरेज 50 और 200 का एमए क्रॉस के नाम से इसी इंडिकेटर में एक आता है जिसमें आप कोई भी दो मूविंग एवरेजेस दे सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मूविंग एवरेज 50 है जो ग्रीन कलर में है, और जो ये ऑरेंज कलर का ये मूविंग एवरेज 200 है। तो यहाँ पे ये 50 ने 200 के नीचे क्रॉस क्लोज किया तो इसको कहते थे डेथ क्रॉस, कि ये जी डेथ क्रॉस है। ये जो है ना बड़ा बेरिश साइन माना जाता था। और जब ये नीचे से इस तरह से क्रॉस ओवर करता है तो इसको कहते थे गोल्डन क्रॉस, कि यार ये तो बहुत अच्छा है और ये मार्केट में बड़ा अच्छा एक सिग्नल माना जाता था। मगर अगर हम इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन क्रॉस आया। अब अगर आप इस गोल्डन क्रॉस के ऊपर बाय करते तो एक तो ये था कि एक ठीक ठाक मूव आपसे ऑलरेडी मिस हो चुकी थी, यानी जो कि आप शायद प्राइस एक्शन के ऊपर ही पकड़ चुके होते, यानी यहाँ पे आप इसको पकड़ चुके होते। ठीक है, इस स्पॉट के ऊपर। मगर ये आपको कहाँ बता रहा है, ये आपको यहाँ पे बता रहा है, यानी यहाँ से ऑलरेडी कोई तकरीबन 8% का मूव तो ये यहाँ से मिस कर चुका है एज कम्पेयर टू प्राइस एक्शन। ठीक है ना, और अगर आप इसी को सेल सिग्नल भी मानते तो इसने प्रैक्टिकली आपको कोई फ़ायदा नहीं दिया था। आपने वहीं पे बाई किया, वहीं पे सेल किया, तो ये कोई भी आपको फ़ायदा नहीं दे रहा था। इसी तरह यहाँ पर भी दोबारा इसने आपको कोई भी फ़ायदा नहीं दिया। किसी हद तक यहाँ से यहाँ तक का मूव आप कह सकते हैं कि इसने आपको इन रखा है। तकरीबन ये मूव बनता है 20-22% का वो है, बट को बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर डेथ क्रॉस फॉर्मेशन में है, ये डेथ क्रॉस बनी पड़ी है आपकी। मगर ये एक क्लासिकल टीचिंग थी, आजकल इसको जनरली फॉलो नहीं किया जाता। बट मूविंग एवरेज 50 और 200 को इस लिहाज से थोड़ी सी एक अहमियत हासिल है कि अब भी कई सारे लोग जब इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं तो वो इसको सिग्निफिकेंस देते हैं, 50 को भी देते हैं, 200 को भी दे रहे होते हैं। तो इन दोनों को थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि अगर तो मार्केट मूविंग एवरेज 50 के ऊपर क्लोज करती है तो ये इंटरमीडिएट टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, इंटरमीडिएट टर्म में एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। ठीक है, और इसके अगर नीचे क्लोज करती है तो ये एक बेरिश साइन माना जाता है, मीडियम टर्म कह लें आप। और जो 200 है उसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म में भी वो बुलिश माना जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म हमारे पास मूविंग एवरेज 20 काउंट होता था क्लासिकल मूविंग एवरेजेस में, 50 मीडियम टर्म और 200 लॉन्ग टर्म। तो अगर आप देखें तो ये मतलब आपको किसी हद तक आप कह सकते हैं कि अच्छे सिग्नल्स दे रहा है, कि यहाँ पे अगर आपका एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है तो ये यहाँ तक आपको सेल सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे चूंकि मार्केट साइडवेज है तो जाहिर बात है, मार्केट ये चूंकि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है
तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगेन यहाँ पे ये बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है और यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है। तो ये है जनाब मूविंग एवरेज का डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस और मूविंग एवरेज 50 और 200 की अहमियत। बाकी जहाँ तक बाय सेल की बात है तो वो बड़ा सिंपल है कि अगर तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप इसको बाय सिग्नल मानेंगे, ठीक है ना। और अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप इसको एक लिहाज से सेल सिग्नल मानेंगे। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे आपने बाय किया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसने इसको मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, रफली इसी जोन में इसने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज 50 से, और दोबारा इसने यहाँ पे जाके पहली दफ़ा क्लोज किया है मूविंग एवरेज 50 के नीचे, ठीक है। तो ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। और दोबारा यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है और यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो बाय और सेल सिग्नल मूविंग एवरेजेस में इस तरह से जनरेट होते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो इट इज़ अ बाय सिग्नल, और जब वो उसके नीचे क्लोज करता है तो इट इज़ अ सेल सिग्नल। मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल के ज़माने में जो सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कंपेयर टू दैट जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि ये प्राइस को ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा भी कि जब हमने EMA 100 और मूविंग एवरेज 100 को रखा तो EMA 100 जो था वो प्राइस को ज़्यादा अच्छा फॉलो कर रहा था। जहाँ तक अब सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात थी वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज़्यादा अहम है। कई सारे लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि जनाब मूविंग एवरेज 10 यहाँ पे है, मूविंग एवरेज 20 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, और उसमें आप इसी चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे कि यार मैंने बाई कब करना है और मैंने सेल कब करना है। तो वो काफ़ी यानी कि एक समझ लें कि मुश्किल काम बन जाता है कि मैंने बाई कब करना है, सेल कब करना है। इतने ढेर सारे मूविंग एवरेजेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं कि अगेन वही जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्राइस है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। अभी मतलब मैंने तो सिर्फ 50 और 200 को प्लॉट किया था आपको डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस समझाने के लिए। अदरवाइज लोगों ने तो बेतहाशा मूविंग एवरेजेस रखी होती हैं, उसमें लाइनें ही लाइनें होती हैं। तो जो स्ट्रेटजी कई सारी बुक्स में मेंशन्ड है, कई सारे ऑथर्स ने, कई सारे रिसर्चर्स ने उसको मेंशन किया है, वो ये है कि आप बेसिकली कोई भी ऐसा मूविंग एवरेज लें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लें कि जो प्राइस को सबसे ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रहा हो, ठीक है। जनरली मैंने ये देखा है कि EMA 25 या EMA 30 जो है ना ज़्यादातर स्टॉक्स को अच्छा फॉलो कर रहा होता है। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, यानी कि अगर आपने कोई एक मूविंग एवरेज ब्लाइंडली लेना है तो वो हमेशा आप 25 या 30 को फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने एक EMA लिया, तो ये KC 100 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये अगर मैं 25 को फॉलो कराऊँ, यहाँ पे हम कलर इसका मिसाल के तौर पे ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जनरली जनरली ये बहुत अच्छा फॉलो कर रहा है स्टॉक मार्केट को भी। ये यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे चलें आप कह सकते हैं कि एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें मिला था, बट यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने दोबारा रैली ली, यहाँ पे भी इसने ब्रेक नहीं किया, एज अ सपोर्ट टेस्ट किया, यहाँ पर भी इसने एज अ सपोर्ट टेस्ट किया, और यहाँ पर इसने पहली दफ़ा EMA 25 को ब्रेक किया। और जब इसने यहाँ पे EMA 25 को ब्रेक किया तो इसने यहाँ पर भी EMA 25 को रीटेस्ट किया, यहाँ पर भी EMA 25 को रीटेस्ट किया, और फाइनली यहाँ तक ये इसने EMA 25 को ये फॉलो करता रहा है। यहाँ पे अगेन एक बुलिश साइन आता है और यहाँ से सिवाय इस पर्टिकुलर पैच के ये यहाँ तक इसने अच्छा फॉलो किया। अगेन यहाँ पर जो जब कंसोलिडेशन आ रही है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कंसोलिडेशन के अंदर ये EMA या मूविंग एवरेज काम नहीं करेगा, बट यहाँ से जब इसने ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया तो यहाँ तक ये बड़ा अच्छा फॉलो कर रहा था।
यहाँ पे साइडवेज में ये दोबारा काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे इसने थोड़ा सा एक मूव फॉलो किया था। बट ईएमए 25, मैं KC 100 इंडेक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप सारे स्टॉक्स को लेके ईएमए 25 ही की बात करना शुरू कर दें। 30 भी कर सकता है, 33 भी करता है, वेरी करता है। मगर जनरली आप 25 को फिर फाइन ट्यून कर सकते हैं, या 30 है तो 30 को भी फाइन ट्यून कर सकते हैं। किसी भी मूविंग एवरेज को हर स्टॉक का एक अलग मूविंग एवरेज होता है, क्योंकि हर स्टॉक को एक खास किस्म का तबका फॉलो कर रहा होता है। अब वो क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट मैटर्स। अब वो उसका आइडिया आपको इस तरह से ही होगा कि जब आप इन मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो उसमें ज़्यादा बेहतर आपको पता चल सकेगा। अच्छा, अब इस मूविंग एवरेज के अलावा क्या सिर्फ हमारे पास EMA 25 ही है? क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे तो ये बहुत क्लोजली चल रहा था, ये EMA के इस जोन में। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट किया होता, ठीक है ना, तो यहाँ तक तो बात सही चल रही थी, मगर यहाँ से मार्केट ने बहुत तेज़ी के साथ एक ड्रॉप लिया, और यहाँ पे हमारे पास जो मूविंग एवरेज है वो उसको इतना अच्छा फॉलो नहीं कर रहा था। तो हमसे एक ठीक ठाक किस्म का गेन आप कह सकते हैं कि मिस हो रहा था। राउंड अबाउट अगर हम यहाँ पे एग्जिट लेते तो ये तकरीबन हमारे पास 10-11% का मूव था। तो इसका क्या हल है? इसका हल जनरली ये होता है कि इसके ऊपर वही जो अलेक्जेंडर एल्डर है वो ये बात करता है कि अगर कोई भी EMA है तो उसको आप ये कर सकते हैं कि ये अगर EMA 25 है तो जो इसका इंटू 2 होगा, यानी EMA 25 इंटू 2 इज़ 50, तो वो जो होगा ना वो भी जनरली बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। यानी ये अगर मैं EMA 25 और 50 को अगर मैंने प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जनरली EMA, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे EMA 25 से तो मैं सो रहा था ना, मगर ऊपर इसने EMA 50 से हिट लिया है। यहाँ पे देखें 50 से हिट लिया है। तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप इसका 2 टाइम्स लेंगे और इसी तरह अगर मार्केट बहुत फास्ट हो जाती है तो इसका हाफ कर लें। अब 50 का हाफ जनरली 25 का हाफ 12.5 बनेगा। तो अगर हम से EMA 12 ले लेते हैं, ये हमने फॉलो किया, और हम इसको इसको हाइड कर दें, तो अब इसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास नॉइजेस तो आ रही हैं, मगर ये हमें बहुत जल्दी यहाँ तक फॉलो कराते कराते बता देता है कि यार मार्केट शायद चेंज हो रही हो। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर KC 100 इंडेक्स में EMA 12 को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया होता है। हाँ, इसके अंदर थोड़े से विपसॉज आ रहे होते हैं। तो आप इसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो कहता है कि आप डुअल EMAs यूज़ करें। मतलब अगर आपने यूज़ करना है तो एक, अगर आप 25 यूज़ कर रहे हैं तो साथ में एक 12 यूज़ करते हैं। अगर मार्केट बहुत तेज़ हो गई है तो 12-25 यूज़ कर लें। और अगर जनरली मार्केट इतनी फास्ट पेस्ड नहीं चल रही, रिलेटिवली स्लो चल रही है, तो आप 25-50 यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप 30 है तो 30 के साथ, या 33 EMA 33 अगर अच्छा रिस्पॉन्ड करा तो उसका हाफ 15 होगा, उसका डबल 65-66 होगा। तो उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो EMS को बेसिकली अगर आपने यूज़ करना है तो कोशिश ये ना करें कि अगर आपने मिसाल के तौर पे 25 भी यूज़ किया हुआ, आप 100 भी यूज़ करें, 200 भी यूज़ करें, इस तरह ढेर सारी लाइंस ही लाइंस हो जाए। इस तरह से आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये भी है कि लोग ये करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की बजाय इसके कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कायम करें, वो इसी तरह से कर लेते हैं कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे EMA 25 टूटा है, ठीक है, तो 50 की तरफ जाएगा, 50 टूटा है तो 100 की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास EMA 100 है, ये हमारे पास EMA 200 है। तो उनकी उनकी स्ट्रेटजी इस तरह से होती है कि वो इस तरह से लेते हैं कि बजाय इसके कि हम ना सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करें, हम सिर्फ EMAs को फॉलो करेंगे। कि मिसाल के तौर पे EMA 25 लगा दिया, EMA 50 लगा दिया, 100 लगा दिया, 150 लगा दिया, 200 लगा दिया। उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यही हमारे चूँकि EMA आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक डायनेमिक किस्म की सपोर्ट रेजिस्टेंस है या मूविंग ट्रेंड लाइन है।
ठीक है ना, ट्रेंड लाइंस तो स्ट्रेट होती हैं बट ये थोड़ा सा एडजस्ट कर रही होती हैं। तो ऐसे लेते हैं मिसाल के तौर पर, अब ये है ठीक है ना, अब ये EMA 100 है, ये 200 है, ये अगर आप 150 को ड्रॉ करें तो ये EMA 150 है, ये देखें इसने EMA 150 के ऊपर जाके सपोर्ट्स ली हुई हैं। ठीक है, ये देखें 150 के ऊपर सपोर्ट ली हुई है। तो वो सारी जगह जहाँ पे इनसे मिस हुआ, तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बजाय इसके कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या कुछ इस तरह से करें, तो वो इस तरह से ढेर सारे EMAs प्लॉट कर देते हैं। ये बेसिकली सारे मल्टीपल्स ही हैं, 25, 50, 100, 200, 150। तो वही मल्टीपल्स वाला कॉन्सेप्ट ही है कि आप उसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत फाइन ट्यून कर सकते हैं। बट वो इसको मूविंग एवरेजेस को इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं जनरली इस तरह से रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह से करें। कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि याद रखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी है और आपने इसको एज अ प्रोबेबिलिटी ही लेना है। ठीक है, कोई भी मूविंग एवरेज हो वो टूट सकती है, मगर इसके अंदर आप ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं। अब ये KC 100 इंडेक्स के ऊपर तो ये थोड़ा काम कर रहा है और आपको ये बड़ा आइडियल लग रहा होगा, बट जनरली मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप मैक्सिमम 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करें। अगर आपने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम वाला यूज़ करना है तो आप 1225 यहाँ पे यूज़ कर लें या 2550 यूज़ कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहते, आप कोई एक मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। एक मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा एक एग्जिट साइन दे देता है। दूसरा उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर तो आपने कोई भी ट्रेड ले ली है और आप उसमें प्रॉफिटेबल रिकवरी करना चाहते हैं, ठीक है, कि मैं लॉस में ना निकलूं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इन मूविंग एवरेजेस को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पे अगर ये डेली के ऊपर है, मैं इसको आर्ली के ऊपर यूज़ करूं तो भी थोड़ा सा रफली मुझे इसी तरह का क्राइटेरिया मिल रहा होगा, मगर ये जनरली बेहतर एग्जिट मुझे दे देगा। हाँ, इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर नॉइज़ आने का ख़तरा ज़्यादा होता है, जैसे कि अब यहाँ पे आपको ये नॉइज़ मिल रही है, या यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं कि हो। बट अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये किसी हद तक काम कर रहा होता है। वही हायर हाई हायर लोज का की फॉर्मेशन अभी भी चल रही है। एनीवेज, मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करने का जो मेरी रिकमेंडेशन है वो तो बार कैफ ये है कि आप मैक्सिमम 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करें। एक अगर मार्केट थोड़ी फास्ट चल रही है तो आप EMA 12 यूज़ कर लें, अदरवाइज 25 और मैक्सिमम 50 कर लें। इससे ज़्यादा मूविंग एवरेजेस को अप्लाई करने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि चार्ट बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है और आप प्राइस को मिस कर जाते हैं, जिसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से इतना ही है। आप अपना मूविंग एवरेज कोई भी देख सकते हैं कि जो जो आप जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो उसको आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें कि कौन कौन से अपनी एक लिस्ट बना लें कि अच्छा यार ये जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर ये वाले EMAs अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो स्टॉक है इसमें ये EMAs अच्छा काम कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा EMAs लगाने की ज़रूरत नहीं होती। EMA 50, 100 आप एक क्रॉस मूविंग एवरेज क्रॉस आप अपने चार्ट में बेशक रख लें। इसको इधर से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, यानी जैसे आप यूँ करेंगे तो ये पेरेंट हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो हाइड हो जाएगा। तो ये क्लिक के ऊपर आ सकता है, मगर बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेजेस में अपने आप को कंफ्यूज ना करें। कोई भी चीज़ जो है ना वो होली ग्रेल सिस्टम नहीं होता। जैसे वो एक सेइंग भी है ना कि ट्राई फॉर कंसिस्टेंसी एंड नॉट फॉर परफेक्शन। परफेक्शन आपको नहीं मिलेगी, आइडियल फिट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी स्टॉक आपको ऐसा आइडियल किस्म का मूविंग एवरेज होगा जो बिल्कुल इन एजेस को पकड़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।